भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। मेरा नाम सबरजीत सिंह है और मैं पंजाब के गुरदासपुर में रहता हूँ। हमारा गांव महादेव कलां धारीवाल के नजदीक है। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है। तब मैं 7th क्लास में था। हमारे खेत भी थे जो कि गांव से बाहर पड़ते थे। उन दिनों गेहूं की फसल पक चुकी थी और कटने के लिए तैयार थी। फसल काटने के लिए हमने किसी को बुलाया हुआ था और अगले ही दिन फसल मंडी के लिए भी जानी थी। तो वह फसल काटने वाला फसल काटने की एक कंबाइन मशीन लेकर आता था और जब भी वह अपनी मशीन लेकर आता था तो गांव के लोग पहले से ही उसको बुक कर लिया करते थे अपनी अपनी फसलें कटवाने के लिए। हमारी फसल सबसे आखिर में कटनी थी। जब हमारी फसल के कटने की बारी आई तो मैं और मेरे पापा रात में खेत में ही मौजूद थे। मुझे रात में अकेले खेत में जाने से थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि एक तो हमारे खेत गांव से 2-3 किलोमीटर दूर थे और दूसरा खेतों के पास ही एक शमशान घाट भी था। वो शमशान घाट चारों तरफ से झाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ था और बिल्कुल हमारे खेत के साथ में ही था। रात के करीब 12 बज रहे थे। हमारी फसल की कटाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद कंबाइन मशीन वाले ने सारे दाने हमारे 2 ट्रॉली में लोड कर दिए और वहां से चला गया। फिर हम भी ट्रैक्टर स्टार्ट करके अपने घर जाने लगे। लेकिन जब हमने ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह स्टार्ट ही नहीं हुआ। हमारा ट्रैक्टर काफी पुराना था और पहले भी वह कई बार स्टार्ट होने में दिक्कत करता था। हमें लगा शायद आज भी ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो रहा है। बार बार सेल्फ मारने से भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा था। गेहूं के दानों से भरी ट्रॉली हम खेत में छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगले ही दिन हमें वह मंडी में लेकर जाने थे। तो मेरे पापा मेरे ताऊजी का ट्रैक्टर लेने गांव में चले गए। मुझे बोला कि तुम यहीं रुक के ध्यान रख, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूं। ताऊजी भी उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए पापा को अकेले ही पैदल गांव जाना पड़ा ट्रैक्टर लाने के लिए। अब उस खेत में मैं बिल्कुल अकेला था। मुझे पता था कि उनको वापस आने में अभी टाइम लगेगा। खेत के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने अपने फोन में टॉर्च जला ली और कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगा। गाने सुनता हुआ मैं अपने ट्रैक्टर के आसपास ही टहल रहा था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। दिल में हल्का हल्का डर भी आ रहा था। मैं ट्रैक्टर के आसपास घूम रहा था कि अचानक मुझे उस शमशान घाट की तरफ से कोई मूवमेंट दिखाई दिया। मैंने उसी वक्त कानों से हेडफोन निकाल लिए और शमशान घाट के थोड़ा पास जाने लगा। मैं बस देखना चाहता था कि वह कौन है। और शमशान घाट के करीब पहुंचकर जो मैंने देखा, मेरा तो खून वहीं जम गया। मैंने देखा कि उस शमशान घाट में जिस जगह मुर्दे को रखकर जलाया जाता है, वहां एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी और वहां बैठी वो जोर जोर से एक अजीब सी आवाज निकाल रही थी, जैसे कि वो बहुत दर्द में हो। वह देखते ही मैं वहां से भागने लगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से वही डरावनी आवाज आई, रुको बेटा। वो आवाज मेरे कानों में पड़ते ही मैं वहीं रुक गया और मैंने पलट कर देखा तो मेरी जान निकल गई। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वह इतनी जल्दी इतनी दूर से मेरे पास कैसे आ गई? उसके हुलिये के बारे में मुझे बस इतना ही याद है कि उसकी बॉडी बिल्कुल झुलसी हुई थी, जैसे कि वह आग में जली हो और उसमें से बदबू आ रही थी। उसके सड़ते हुए शरीर में से खून भी निकल रहा था। वो सब देखकर मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था। मेरे मम्मी पापा मेरे पास ही बैठे हुए थे और मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। मैं 1 घंटे तक बेहोश था। फिर पापा ने बताया कि जब वह ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंचे तो मैं वहां नहीं था। मुझको ढूंढते हुए वह शमशान घाट में पहुंचे तो देखा कि मैं शमशान घाट में मुर्दे जलाने वाली जगह पर बेहोश पड़ा था। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने उनको सारी बात बताई। मैं जब बेहोश हुआ था तब मैं शमशान के बाहर था। तो फिर मैं अंदर कैसे पहुंचा? जब वह बुढ़िया मुझे खींच कर अंदर ले गई थी। क्या वह बुढ़िया मुझे खींच कर अंदर ले गई थी? वो औरत आखिर थी कौन और वो इतनी रात वहां क्या कर रही थी? शायद वो कोई इंसान थी ही नहीं।
फिर मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम जब भी किसी सुनसान जगह पर जाओ तो हमेशा मुंह में गुरुबानी का पाठ करते हुए ही जाना, क्योंकि खेतों में काम करने की जिम्मेदारी आगे चलकर मुझे ही संभालनी होगी और कई बार रात में भी खेतों में अकेला रुकना पड़ेगा। उस रात के बाद भी कई बार मैं खेत में अकेला रुका हूं, लेकिन वह औरत मुझे फिर कभी दिखाई नहीं दी। चलिए अब अपनी दूसरी स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम माही चौहान है। मैं इंदौर में रहती हूँ। यह कहानी हमारे स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की बड़ी दीदी के साथ हुआ था। एक बार मार्च के महीने में उनकी बड़ी दीदी एक शादी में गई थी। उस रात वह बहुत अच्छी लग रही थी और सब लोगों का ध्यान उन्हीं पर जा रहा था। लेकिन शादी से वापस आने के बाद से ही वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। हर वक्त बस रोती ही रहती थी। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, सिर्फ दूध ही पीती थी। कुछ ही दिनों में वह बहुत कमजोर और पतली हो गई थी। उनके घर वालों ने उनको बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनके इलाज का भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उनको एक पंडित को दिखाया। पंडित ने बताया कि उस रात वह शादी में खुले बाल कहकर गई थी और उसने लाल रंग का सूट भी पहना हुआ था। इस वजह से कोई शैतानी साया उसके पीछे पड़ गया है। उन्होंने उस साए को दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। उन दीदी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। फिर नवरात्रि से एक दिन पहले अचानक वह सुबह सुबह उठकर रोने लगी। बोली कि आज रात 11 बजे मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो। आज रात वो मुझे ले जाएगा, मुझे मार देगा। बस यही बोले जा रही थी। फिर वह लोग उसे इंदौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां जाकर उन्होंने खाना खाया और बोली कि मैं नवरात्रि में गरबा खेलूंगी। लेकिन फिर रात 10 बजे वो फिर से रोने लगी। बोली, मम्मी वो आ गया है, मुझे बचा लो, 1 घंटे बाद वो मुझे ले जाएगा। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने उन्हें सुलाया, लेकिन फिर 11 बजे अचानक वह उठी और बोली, मम्मी मेरा दम घुट रहा है, और ये बोलते बोलते उनकी मौत हो गई। चलिए अब अपनी अगली स्टोरी सुनते हैं। मेरा नाम साहिल है और ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था। अपनी कहानी बताने से पहले मैं सिर्फ आपको अपने बारे में इतना ही बताऊंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूं, लेकिन पिछले कुछ 7-8 सालों से मैं अपनी जॉब की वजह से दिल्ली में ही रह रहा हूं। मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड सुमित ने 2008 में अपना स्कूल खत्म किया था और उसके 1 साल बाद ही मैं दिल्ली आकर आगे की पढ़ाई करने लगा। कैरियर और जॉब के चक्कर में कब 8-10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। मैं सुमित को पूरी तरह भूल चुका था, न ही उसकी कोई खबर मुझे मिलती थी। मैं काम भी जाता था, लेकिन बहुत सारे काम होने की वजह से सुमित से नहीं मिल पाता था। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं थोड़ा टाइम निकालकर उसके घर उसका हालचाल पूछ कर आऊं, लेकिन मिल ही नहीं पाता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। फिर एक दिन जब मैं अपने फोन में फेसबुक चला रहा था तो मुझे सुमित की आईडी दिखाई दी। मैंने तभी उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। उसके बाद हम फेसबुक पर ही हंसी मजाक करने लगे। मैं बहुत खुश था। आखिर मुझे मेरा पुराना दोस्त जो मिल गया था। सुमित ने पूछा कि तू वापस कब आ रहा है? मैंने कहा बहुत जल्द। उसके कुछ दिन बाद ही मैं घर जाने के लिए निकल गया। घर आने के कुछ देर बाद सुमित भी मेरे घर आ गया। हम दोनों मिले और खूब सारी बातें की। बातें करते करते सुमित ने बताया कि शहर में अभी कुछ समर कैंप कोर्सेज चल रहे हैं। उसने बोला कि चलो कुछ सीख लेते हैं, इसी बहाने गर्मियों की छुट्टियां भी निकल जाएंगी। मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन मैं, सुमित और हमारे कुछ और दोस्त कोर्सेज के फॉर्म भरने के लिए निकल गए। सब अपने अपना फॉर्म भरने लगे। सुमित ने मुझसे कहा कि मेरा फॉर्म भी भर दे, मैं जरा अंदर जाकर देख कर आता हूं। मैं उसका ही फॉर्म भर रहा था। फॉर्म में एक जगह एज का कॉलम था। वैसे तो मुझे उसकी एज पता थी, लेकिन मैंने सोचा फिर भी एक बार उससे उसकी एज पूछ लेता हूं। वह जैसे ही वापस आया मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी एज क्या है? उसने कहा 30 साल। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त हम सब की उम्र 20 साल थी। पहले तो मुझे लगा कि वो शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसके कुछ सर्टिफिकेट देखे तो मेरे होश उड़ गए। वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसके सर्टिफिकेट में भी उसकी उम्र साफ साफ 30 साल लिखी हुई थी। ये देखकर मेरा तो दिमाग ही चकराने लगा।
ये कैसे हो सकता था? खैर, उस वक्त मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम सब दोस्तों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। हमारे शहर में एक बहुत ही मशहूर किला है, हमने वहां जाने का प्लान बनाया। बताते हैं कि उस किले में एक ऐसा बाबा रहता है जिसका सिर उसके शरीर से अलग है और वह ध्यान साधना में रहता है। हम लोग उस बाबा को देखना चाहते थे। वह किला ज्यादा बड़ा तो नहीं था, किसी 5 मंजिला इमारत के जितना ही था, लेकिन बाहर से दिखने में बहुत ही डरावना था। अंदर जाने से पहले ही मेरे बाकी के दोस्तों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। उन्होंने अंदर जाने से साफ मना कर दिया और वहां से भाग गए। अब मैं और सुमित ही वहां थे। हम दोनों किले के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद हम दोनों किले की एक एक चीज को ध्यान से देखने लगे। किला अंदर से बिल्कुल खंडहर था। मैं किले की फोटो लेने लगा, लेकिन तभी मैंने ध्यान दिया कि सुमित वहां नहीं है। मैं भाग भाग कर उसको इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं था। आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो तो जैसे वहां से एकदम से गायब ही हो गया था। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं 2 घंटे वहीं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। पक्का कुछ गड़बड़ थी। यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। मुझे डर लगने लगा और मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर वहां से भागने लगा। मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे एक कोने में वही बाबा बैठा दिखाई दिया। उसका सिर उसके शरीर से बिल्कुल अलग था। उसने अपना सिर जमीन पर रखा हुआ था। वो देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि कोई कैसे अपने कटे हुए सर के साथ जिंदा रह सकता है। मुझे लगा ये पक्का कोई भूत है। मैं बस चुपचाप वहां से भाग जाना चाहता था। तभी मुझे सुमित का ख्याल आया। मुझे यकीन था कि सुमित को जरूर इसी बाबा ने ही गायब किया है। देखने में वह बाबा बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। मैं किसी तरह हिम्मत करके उसके पास गया और उससे बोला, मेरा दोस्त कहाँ है? उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन मैंने जब दूसरी बार उसे जोर से पूछा तो उसके नीचे रखे सर ने अपनी आंखें खोल ली और अगले ही पल वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसका सिर उसके शरीर पर आ चुका था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई भूत नहीं है, बल्कि कोई साधु ही है। मैंने उसको बताया कि मेरा एक दोस्त यहां मेरे साथ आया था, लेकिन अचानक पता नहीं कहां गायब हो गया। मेरी बात सुनते ही वो ना जाने क्यों अचानक से गुस्सा हो गया। उसने मुझसे कहा कि तुम ये किसको साथ लेकर आए थे? तुम्हारा वह दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है। इस जगह भगवान का वास है, इसीलिए वह यहां आते ही गायब हो गया। लेकिन तुम जैसे ही यहां से बाहर निकलोगे, वो फिर से तुम्हारे पीछे लग जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। बाबा ने मुझसे कहा कि अगर उससे बचना है तो यहां से भागते हुए बाहर जाना, और तुम्हारा दोस्त तुमको आवाज दे तो भी मत रुकना। मैंने वैसा ही किया, जितना तेज हो सकता था वहां से भागने लगा। किले से बाहर निकलते ही मुझे सुमित की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित वहीं किले के बाहर खड़ा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। वह जोर जोर से मुझे आवाज लगा रहा था कि कहां जा रहा है यार, आजा आजा ना यहां पर। वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान के जैसे ही बात कर रहा था। एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि मैं उसके पास जाकर पूछूं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन दिल से आवाज आई नहीं। मैं वहां से भाग आया और ओ ऑटो पकड़कर अपने घर आ गया। मैंने ठान लिया था कि अगले ही दिन उसके घर जाकर पता करके आऊंगा कि ये सब क्या माजरा है। मैं सुमित के घर पहुंचा तो उसकी मां ने बताया कि सुमित तो कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। जब वह मरा तब वह 25 साल का था, तभी उसकी मौत हो गई थी। मैंने उसकी मां को समझाया कि हम दोनों ने तो एक ही स्कूल से पास आउट किया था। तब हम दोनों की एज 14 साल थी, तो वह 25 साल की एज में कैसे मरा, जबकि मेरी एज तो अभी 20 साल ही है। लेकिन उसके घर वाले बस यही रट लगाए हुए थे कि सुमित पहले से ही मुझसे उम्र में बड़ा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि हमारी एक सेमी थी। 1-2 साल का फर्क तो मैं भी मान सकता हूं, लेकिन 10 साल का फर्क होना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। ये सारी बात आज तक मेरी समझ से बाहर है। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।